स्टडिंग हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। हमने अभी तक इस चैप्टर में, ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज के बारे में, हमने पढ़ा द रीजंस व्हाई द डाइवर्सिटी इज बीइंग एक्सटिंक्टेड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, ये सारी बातें हमने पढ़ी। Then we move to the last topic, which is conservation of biodiversity, as diversity is very important for us for the stability of the ecosystem. So due to this reason हम लोग क्या चाह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी बचे। तो कंजर्वेशन के दो तरीके, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन हमने कल पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? हमने एक हॉटस्पॉट किया था, है ना, हाई स्पीसीज रिचनेस वाला एरिया और हाई एंडेमिक स्पीशीज वाला एरिया। दैट हॉटस्पॉट्स वी हैव स्टडीड। 3 हॉटस्पॉट बताए थे मैंने आपको इंडिया में। फिर हमने प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़े थे, जिसके अंदर हमने नेशनल पार्क पढ़े थे, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी और हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे। तो ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी। मैंने बताया था 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इन तीनों एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, वो मैंने आपको सभी समझाए थे। देन हमने पढ़ा था रामसर साइट, जिसको हम वेटलैंड्स भी कहते हैं, यानी कि लो लाइंग एरियाज थे वो। तो जो लो लाइंग एरिया होते हैं जमीन में, समुद्र से मतलब जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे जो एरिया होता है, मैंने बोला था गांव वगैरह में एरिया कॉमनली मिलते हैं, तो वो डाइवर्सिटी बचाने के अलावा और भी फ्लड वगैरह जैसी चीजों को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर एक हमने पढ़ा था सैक्रेड ग्रुप्स, जिसके मतलब मैंने आपको बताया था, जो मंदिर वगैरह होते हैं, मंदिरों के आसपास जो छोटे मोटे कुछ पेड़ लगे होते हैं, फॉरेस्ट पैचेस में कह सकती हूँ, या नदी होती है, इस टाइप की जो चीजें होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है ना। तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जब वो मंदिर से जुड़ी है तो सबको वही होता है कि ये भगवान ही है, इसमें भगवान से जुड़ी है, तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सारे जितने भी हमने पढ़े थे कल, वो थे इन सिटू कंजर्वेशन के अलग अलग मोड्स। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या था? कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जो जहां रह रहा है उसको वहीं की वहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इज इन सिटू कंजर्वेशन, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, जो कि हमारे टॉप चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, हमें डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, पर कहाँ प्रोटेक्ट करना है? आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जहां वो रह रहे वहां नहीं करना, हमें उनको लेके जाना है और किसी सेफ प्लेस पे उनको प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो आता है ऑफ साइट कलेक्शन। ऑफ साइट कलेक्शन, इस वर्ड का मतलब, यानी ऑफ साइट कलेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करें और कलेक्ट करके किसी दूसरी जगह पर ले जाएं और उस किसी दूसरी जगह पर हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, इसे कहते हैं ऑफसाइट कलेक्शन। तो ये जो आपने पढ़ी है जूलॉजिकल पार्क, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जू, जिसको हम सिंपल भाषा में जू का नाम लेते हैं, वो हमारी ऑफसाइट कलेक्शन के पार्ट है। तो हमने देखा है जू में क्या करते हैं, एनिमल्स को ले जाते हैं और नेचुरल जैसा, कंप्लीटली नेचुरल नहीं, नेचुरल जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। कुछ एनिमल्स को तो नहीं कर सकते, उनको तो पिंजरे में ही रखा जाता है, बट बाकी जैसे कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। देखिए यहाँ पर फायदा ये है कि जो एनिमल्स है वो सेफ है, उनको फूड इजीली अवेलेबल है। नुकसान क्या है? 100% नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, वो किसी की बंदिश में रह रहे हैं। तो वो ये नहीं है कि शेर है जहां मर्जी आए जंगल में है चल दिया, है ना, और किसी को भी पकड़ के खा लिया, वो चीज उसके लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी होते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? जिस तरीके से जूलॉजिकल पार्क होते हैं इसी तरीके से बोटेनिकल गार्डन होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स में क्या किया जाता है? बोटेनिकल गार्डन्स में जगह जगह से, अलग अलग एरिया से पाए जाने वाले प्लांट्स, अलग अलग एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को यहाँ लाके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। यानी जो प्लांट हमारे एरिया में नहीं भी उग रहा, उसको उस टाइप की मिट्टी में उगाया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियली हम उसको उगा रहे हैं।
तो ये होता है बोटेनिकल गार्डन। तो हम इसके नेचुरल एनवायरनमेंट के अलावा किसी दूसरे एनवायरनमेंट में इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। सेकंड जो इसमें आता है आपका, वो आता है जीन बैंक। जीन बैंक में सिर्फ जीन को प्रोटेक्ट नहीं करते, जीन बैंक में कुछ और होता है। देखिए, जीन बैंक में पहला आता है सीड बैंक। अब सीड बैंक क्या होंगे? सीड बैंक वो कहलाएंगे जिनके अंदर हम जो सीड्स हैं प्लांट की, उन सीड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं सीड बैंक, यानी सीड को स्टोर करते हैं। अब क्या होगा, देखो सीड बैंक में क्या किया जाता है, एक प्लांट है, उसने सीड बनाया, उस सीड को स्टोर कर लिया, कुछ सालों के लिए उसको स्टोर किया, उसके बाद कुछ सालों बाद उस सीड को ग्रो कर लिया, उससे उगने वाला दूसरा, भाई उसमें फ्लावर आएगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, फिर से उस सीड को प्रिजर्व किया। तो यानी ऐसा नहीं करते कि एक सीड को प्रिजर्व किया और उसको ही रखा हुआ है आज तक, नहीं, टाइम टाइम पर इन बिटवीन उससे प्लांट उगाते रहते हैं और नई सीड को प्रिजर्व करते रहते हैं। मतलब एक आपने स्पेयर में रख लिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक आपको सामान चाहिए था, आपने वो सामान एक्स्ट्रा ला रखा था, अब आप ये थोड़ी नई चीज लाओगे उसी को यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, जो चीज ऑलरेडी है उसको निकाल ली यूज करने के लिए और नई लाके उसको आपने प्रिजर्व कर दिया। तो इसी तरीके से करते नई नई चीज प्रिजर्व करते जाते हैं और पुरानी को फिर उगाते जाते हैं, ताकि ऐसा हो कभी मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस टाइम हमारे पास सीड्स हो जिससे हम उस प्लांट को ग्रो कर सके, राइट। सीड बैंक्स देखिए दो टाइप के होते हैं हमारे, एक्चुअली सीड बैंक दो टाइप के नहीं होते, सीड दो टाइप की होती है। तो सीड के कौन से दो टाइप्स हैं, देखिए, एक होती है ऑर्थोडॉक्स सीड, वन इज द ऑर्थोडॉक्स सीड, और दूसरी होती है रिकैल्सिट्रेंट सीड। वन इज द ऑर्थोडॉक्स सीड एंड अनदर इज द रिकैल्सिट्रेंट सीड। देखिए क्या होता है, वो जो ऑर्थोडॉक्स सीड वो सीड होती हैं जो अगर जितना टेम्परेचर उनको चाहिए उनसे 5-7 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब 5 डिग्री ऊपर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 डिग्री नीचे तो 10-20 डिग्री तक चला लेते हैं वो काम। तो ऑर्थोडॉक्स सीड वो, और इवन मॉइस्चर का कंटेंट भी अगर चेंज हो जाता है, जितना मॉइस्चर उन्हें चाहिए अगर उससे कम मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो भी वो अपना काम चला लेते हैं, ठीक है, समझ गए। सो क्या है ऑर्थोडॉक्स सीड? ऑर्थोडॉक्स सीड हम उन सीड्स को बोलते हैं जिन सीड्स में क्या हो रहा है, जिन सीड्स के अंदर लो टेम्परेचर या थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लिया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट में रिड्यूक्शन वो भी टॉलरेट कर लेते हैं, और कभी कभी अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे यानी एनारोबिक कंडीशन आ जाए तो एनारोबिक कंडीशन को भी ये टॉलरेट कर सकती हैं। ऐसी सीड्स को हम ऑर्थोडॉक्स सीड्स बोलते हैं, ठीक है, which can tolerate reduction in temperature, which can tolerate reduction in moisture, है ना, and which can also tolerate anaerobic condition for few time. Next is the recalcitrant seed। जो recalcitrant seed कौन सा सीड होता है, उस सीड को बोलते हैं जो जैसा कंडीशन चाहिए, जैसी कंडीशंस चाहिए वैसी की वैसी कंडीशन में ही सरवाइव करेगा। अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रिड्यूस हुआ, थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कोई भी ऐसी चीज अगर रिड्यूस हुई तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। उसको तो अगर 30 डिग्री चाहिए, देखो एक दो ऊपर नीचे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बट हाँ 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसा फर्क पड़ेगा ना तो वो सीड्स ग्रो नहीं करेगी। 30 डिग्री चाहिए तो ये नहीं है कि ये 20 पे ग्रो कर जाएंगे, नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 40 पे ग्रो कर जाएंगे, नहीं करेंगे। सो दे रिक्वायर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दे रिक्वायर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ऐसे सीड्स को हम रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी रिजिड है, अपनी कंडीशंस को लेके रिकैल्सिट्रेंट कैसी है, रिजिड है, और ऑर्थोडॉक्स कैसी है, वो चला लेती है, ठीक है, और कोई कंडीशन होगी तो भी चला लेंगी। ऑर्थोडॉक्स याद रख सकते हैं आप। ऑर्थोडॉक्स सीड्स को जिस जगह पे ग्रो किया जाता है उस जगह को ऑर्चार्ड्स कहते हैं। ऑर्चार्ड्स आर दोज प्लेसेस इन विच वी ग्रो ऑर्थोडॉक्स सीड्स, ठीक है, क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद एक तरीका इसमें हो सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये टेक्निक आपने बहुत बार सुनी होगी क्योंकि ये एक सिंपल कंजर्वेशन का तरीका है जिससे कुछ भी चीज प्रोटेक्ट की जा सकती है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर
हम प्लांट्स को ग्रो कर स्टोर करते हैं, प्लांट को नहीं करेंगे हम, जैसे उसके मान लीजिए पॉलन्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसके किसी सेल को स्टोर कर रहे हैं, उसके किसी टिश्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे हम कुछ चीजों को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर? इस टेक्निक को क्या कहा? दिस टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड द वेरी लास्ट वन इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भाई, मैं किसी डाइवर्सिटी को बचाना चाहती हूँ, तो प्लांट्स को बचाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है टिश्यू कल्चर। वो प्लांट मान लीजिए कम होता जा रहा है, ठीक है, हमने देखा कि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उसके नंबर बड़े कम होते जा रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रो इट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। इसी को कहते हैं ना टिश्यू कल्चर। जब हम प्लांट का कोई छोटा सा हिस्सा किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में उगा दें तो इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक से इसके नंबर को बहुत ज्यादा टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। तो बच्चों ये तरीके हैं, इन सब तरीकों में हम नेचुरली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब जो तरीका कर रहे हैं सब हमारा आर्टिफिशियल तरीका है। जू में या बोटेनिकल पार्क में हम आर्टिफिशियली प्लांट्स को या एनिमल्स को स्टोर करके रख रहे हैं। सीड बैंक में हमारे पास सीड बैंक है जिसमें हम सीड्स को स्टोर कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड, जो सीड आज की कंडीशंस को टॉलरेट कर लेती है, थोड़ा बहुत चेंज शिफ्ट टॉलरेट कर लेती है। रिकैल्सिट्रेंट सीड जो बिल्कुल रिजिड है अपनी कंडीशंस को लेके, वो फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट नहीं कर सकती, जिस जगह में ऑर्थोडॉक्स सीड को ग्रो करते हैं उन जगह को ऑर्चार्ड कहते हैं। So orchards are the places where particularly the orthodox seeds are grown। यानी कि यहाँ पर बड़ी अच्छा सॉरी बच्चों, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स आर ग्रोन, क्योंकि इनका ये तो ग्रो हो जाएंगे ना कहीं भी, इनको तो थोड़ी बहुत कंडीशन ऊपर नीचे हो तो बर्दाश्त है, बर्दाश्त तो इनको नहीं। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स को ग्रो करने के लिए बहुत पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, इसलिए ऑर्चार्ड्स में ग्रो होगी। इस चीज को अभी करेक्ट कर लेना, ठीक है। देन क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन पे किसी पॉलन को, किसी सेल को, किसी टिश्यू को, किसी एम्ब्रियो को स्टोर कर सकते हैं। एंड टिश्यू कल्चर, जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में हम किसी प्लांट के छोटे से पार्ट यानी किसी टिश्यू को ग्रो करके पूरा प्लांट उगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। क्लियर है? तो बच्चों इसके साथ हो गया है आपका चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंप्लीट। एनी क्वेरी फ्रॉम दिस टॉपिक? नो? मैम क्रायो प्रिजर्वेशन में एक बार बता दो अच्छे से। बच्चों क्रायो यस मैम, प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन बता दो। सुनिए सुनिए, क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली इसी के लिए होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक बेसिक टेक्निक का नाम है, जिस टेक्निक में हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना कोल्ड है, -196, राइट। इतने में बच्चों कोई भी चीज खराब नहीं होगी। यानी कि अगर आप किसी को पॉलन ग्रेन को स्टोर करोगे तो पॉलन ग्रेन ये होता है ना भाई, 2 दिन 4 दिन, आधा घंटा, उसके बाद उसकी वायबिलिटी, जर्मिनेट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ स्टोर करोगे तो खराब नहीं होंगे वो। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा, स्पर्म को स्टोर करना है तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक में स्टोर कर सकते हैं स्पर्म को, ठीक है। हमें किसी पॉलन को स्टोर करना है, हमें किसी सेल को करना है, किसी टिश्यू को करना है। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी क्रिश, देखिए, तुम्हारे लिए तो पुरानी मूवी होगी शायद, पर देखी होगी आप यस लोगों मैम। ने, देखी यस थी। मैम। आप क्या करते हैं, वो जो क्रिश होता है उसका जो फादर था, यानी दूसरा वो जो बूढ़े वाला ऋतिक दिखाते हैं, रोहन मेहरा जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, उसको बिल्कुल स्टोर करके रखते हैं, फ्रीज करके रखते हैं उसको, है ना, वो जिंदा रहता है भाई, ऐसा रखते हैं ना, याद आया? फिर वो यस आता मैम। है बाद में, देखता है कि अच्छा मेरे फादर पकड़ रखा है। तो एक तरीके से वहां पर उन्होंने उसको फ्रीज करके बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, उसका कोई प्रोसेस रुका नहीं है बॉडी का। यही चीज मैं कह रही हूँ, आप किसी सेल को अगर क्रायो प्रिजर्वेशन में स्टोर करोगे तो उसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल वैसी रहेगी, मतलब कि वो मरेगा नहीं, वो चीज कभी खत्म नहीं होगी जिसको आप ऐसे स्टोर करो। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अगर आप लोगों को आ यस गए मैम। हैं, ठीक है,
तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देते हैं। तो सभी लोग प्लीज एनसीईआरटी निकालिए। आज मेरे हेडफोन जरूर लगा के रखना, अदरवाइज आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, एज आई कांट स्पीक लाउड। आई एम हैविंग सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन राइट नाउ, ठीक है? तो थोड़ा सा अच्छे से कान में वॉल्यूम फुल करके सुनो, और साथ में अपनी एनसीईआरटीज रख लो ताकि क्वेश्चन मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, आप लोग देख सकें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है? ब्रिंग योर एनसीईआरटीज एवरीवन। लेके तो नहीं बैठे हैं सारे, मुझे पता है। चलो, जिसकी भी जहाँ भी एनसीईआरटी लेके बैठो, फटाफट निकाल लो। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, निकाल लीजिए एनसीईआरटी। तूने भी एनसीईआरटी में ध्यान नहीं दिया। एक्सेस टू कंजर्वेशन के लास्ट में एक पैराग्राफ दे रखा है, जिस पैराग्राफ में आपको अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट के बारे में बताया गया है। दे रखा है द अर्थ समिट, द अर्थ समिट दे रखा है। सो जो अर्थ समिट है वो 1992 में हुआ था। 1992 कहां पर? रियो डी जेनेरो में। सो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था अर्थ समिट। यहाँ पर क्या किया था बच्चों, ये ध्यान रखो, ये इस चैप्टर का है। जब इस चैप्टर का है तो आपको ये याद रहेगा कि ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही होगा। तो ये जो अर्थ समिट था, इसके अंदर भाई बहुत सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी, ठीक है? कितनी कंट्रीज जुड़ी? 190 कंट्रीज वर्ल्ड समिट। एक सेकंड, अर्थ समिट में 152 नेशन, तो टोटल ऑफ 152 नेशन जुड़े, एक साथ आए और उन्होंने प्लेज ली। उन्होंने क्या प्लेज ली? उन्होंने प्लेज ली कि भाई हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी बच सके और जो भी हमारे पास चीजें हैं उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम भी उसको यूज करें, आने वाली जनरेशन भी यूज करें, और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। हम इस तरीके की मैनेजमेंट चलाएंगे, ठीक है? समझ आ गया क्या कहा? अर्थ समिट में क्या कहा? अर्थ समिट में कुछ कंट्रीज, 159 कंट्रीज ने प्लेज ली और उन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, right, and to do sustainable management of these resources. उसके बाद एक और हुई भाई, इससे काम नहीं चला, बहुत सारी चीजें फिर भी रह गई। 2002 के अंदर एक और हुआ वर्ल्ड समिट। 2002 में देयर अकर्स वर्ल्ड समिट। ये वर्ल्ड समिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी जोहानिसबर्ग में। वर्ल्ड समिट कहाँ हुई थी? वर्ल्ड समिट हुई थी जोहानिसबर्ग में। तो ये वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज ने प्लेज ली थी, ठीक है? और ये वर्ल्ड समिट में जो 190 कंट्रीज थी, उन्होंने कहा था कि 2010 तक हम जो करंट रेट चल रहा है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लॉस का जो करंट रेट चल रहा है कि इतनी स्पीशीज इतने टाइम में एक्सटिंक्ट हो रही है, 2010 तक हम उन सभी को काफी रिड्यूस कर ले आएंगे, यानी लॉस इन बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा। ऐसा प्रॉमिस उन लोगों ने किया था आपस में, ठीक है? तो ये लास्ट दो चीजें थी जो रह गई। जो अभी लास्ट ईयर नीट आया था, अभी का नीट तो कल होगा, बाकी है अभी, है ना? कल होना है एग्जाम, देखो कैसा पेपर आता है। बट लास्ट ईयर के नीट में इनमें से एक क्वेश्चन आया था। आई डोंट, हाँ जी, नीट का। आई डोंट नो इफ इट इज फॉर अर्थ समिट का क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड समिट का आया था, बट एक क्वेश्चन यहाँ से आया था लास्ट टाइम नीट के एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और बोर्ड के लिए तो ऑफकोर्स जरूरी है। ओके, सो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। आपको टाइम दिया था, आप सब लोगों ने एनसीईआरटी अपनी निकाल ली होगी। चलो शुरू करते हैं बच्चों। आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है? जिसको आए वो आंसर करना, पर ऐसा भी मत करना कि कुछ बच्चे ये सोचे कि वो लोग आंसर दे तो रहे हैं, हम क्या करेंगे आंसर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हर कोई आंसर देगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भी बोल दो पहले मेरी जगह प्लीज। एक बच्चा परमानेंट हो जाए।
Ma'am, name the 3 important components of biodiversity. मैम हम बताएं? Genetic, Species, species, जेनेटिक species डाइवर्सिटी, diversity, स्पीसीज genetic और डाइवर्सिटी एंड ecosystem. इकोसिस्टम। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो 3 कंपोनेंट्स यानी 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गई, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट। how do ecologists estimate the total number of species present in the world? हाँ जी, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने कैसे एस्टिमेट लगाया होगा कि वर्ल्ड में कितनी सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, हाउ दे वुड हैव बीन एस्टिमेटेड। इसके लिए ना बच्चों एनसीईआरटी में ही एक लाइन दी हुई है, पता है कहाँ दी हुई है? Species area relationship. नहीं, Species area relation. कहाँ दिया हुआ है बताओ उसमें। नो, मैं बताती हूँ कहाँ दिया हुआ है। देखिए, पेज नंबर 259 निकालिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 259। मैम यानी IUCN वाले में। हाँ, जहाँ पर लिखा है ना हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, जो ये स्पीशीज इकोलॉजिकल जेनेटिक दिए जस्ट इसके नीचे जो दिया हुआ है बच्चों, इसके अंदर आप देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ से देखना है। नीचे से आ जाओ, नीचे से 6th लाइन पे आ जाओ, 6th या 7th लाइन है, देखिए लिखा हुआ है biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect। उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने इंसेक्ट के ग्रुप की स्टडी की एंड extrapolate this ratio to the other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth। क्या कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट में ट्रॉपिकल एरिया में और टेम्परेट एरिया में, दोनों एरिया में एक ही स्टडी की डिटेल, ठीक है। कौन सी स्टडी की? इंसेक्ट के ग्रुप की मान लो स्टडी की। उन्होंने कहा इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं तो चलो इसी की स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने ट्रॉपिकल एरिया के इंसेक्ट देखे कितने हैं, टेम्परेट के इंसेक्ट देखे कितने हैं। अब कहते हैं उन्होंने इसी को, जितना डिफरेंस इनका मिला कि भाई ये मान लीजिए ट्रॉपिकल पे मैं कहूँ मुझे 500 स्पीशीज मिली और टेम्परेट पे मान लीजिए मुझे 200 स्पीशीज मिली, तो मैंने परसेंटेज काउंट कर ली कि इसके कंपेयर में वो हाफ से भी कम, मतलब वो टेम्परेट पे करीब 40% होगी, ट्रॉपिकल पे जो भी जितनी है उसकी करीब 40% टेम्परेट पे होगी। तो मैंने यही एस्टिमेट सारियों के लिए मान लिया, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound, ये तो रॉबर्ट ने का आगे दे दिया, बट इन्होंने बच्चों यही है, और आपको इसमें यही लिखना है कि हाउ द टेक्सोनॉमिस्ट कैलकुलेट, तो आपको यही लिखना है, टेक्सोनॉमिस्ट कैलकुलेट द number of species of a particular group in tropical and temperate area, and then they take this estimate to study the other groups also। ठीक है, समझ आ गया सभी को क्या आंसर आएगा? चलो अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट। Give 3 hypotheses for explaining why tropics show greatest level of species richness. बड़ा आसान है, more solar energy, बस less seasonal variance, क्लाइमेट। शाहिद बताएगा, शाहिद बता, बड़ी देर से शांत है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। शाहिद बताइए। पहले अपनी एनसीईआरटी दिखाओ, कहाँ है? पहले एनसीईआरटी दिखाओ। नहीं आ रहा ढंग से। अब ये फ्रीज हो गया, अब ये गया है एनसीईआरटी लेने, नहीं गया, वहीं के वहीं खड़ा है। एनसीईआरटी दिखाइए।
हाँ जी शाहिद, show me your NCERT textbook. अब ये दिनेश वाला आइडिया ट्राई कर रहा है। अच्छा, तो आप मुझे यही आंसर देंगे। चलो दिनेश ही बता देगा। दिनेश, यस मैम। बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ट्रॉपिक्स जो होते हैं वहां पर ऐसी 3 हाइपोथेसिस बताओ जिसके कारण इनका कहना है कि ट्रॉपिक्स पे इसीलिए ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं टेम्परेट एरिया के कंपेयर में। ट्रॉपिक्स पे ज्यादा स्पीशीज है, उसके 3 कारण बताइए। रिस्पॉन्ड में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, टेस्ट भी हो चुका है इसका। जिससे पूछती हूँ वो फ्रीज हो जाता है। ये देखो, ये होता है जादू, है ना। मैं बोलती हूँ और बोलते ही बच्चा हो जाता है फ्रीज। अब देखो, ये शायद बिल्कुल ठीक दिख रहा है, अब अच्छे से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना तो शाहिद मैम वो आपने पूछा पूछा तो मैम अपने कौन सा आप क्वेश्चन बोला था आपने? थर्ड। बोलिए शाहिद, थर्ड। क्या कह रहे हो? मैम नेटवर्क चला गया, आपने क्वेश्चन पूछा था मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब क्वेश्चन बता भी दो, नहीं अब सुना है अच्छे से। अब बोलो, अब बोलो। अब तो सुन गया। अब दिनेश को पूछा तब तो सुन गया होगा। अब बता दो, अपना ही तो नहीं सुनता। अब क्वेश्चन क्या है? Why there are more species diversity on tropical area? और तुम्हें इतनी तकलीफ है सुनने में तो अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, सुनाई नहीं दिया था? देखो, फ्रीज हो जाता है ये बोलते ही। मेरे को आ रहा है तुम्हारे ऊपर गुस्सा। मुझे आंसर दे। वैभव दे, वैभव को बहुत दिन हो गए आंसर दिए। वैभव आंसर दीजिए। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन बेटा नंबर बता 5 बार दीजिए बोलो। मेरे को 10। 5 बार बोलना पड़ेगा मुझे। हर बच्चे के मैम लिए इस मैं रिपीट करती हूँ या क्वेश्चन चेंज हो जाता है? आपने आप आंसर दो। तुम्हें होश नहीं है कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।